अभी तक हम बात कर चुके थे ऑब्लिगेट एरोब के बारे में, ठीक है ना? हमने पढ़ा था ऑब्लिगेट का मैंने आपको मतलब बताया था, ऑब्लिगेट का मतलब नो ऑप्शन, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है ना? ऑब्लिगेट का मतलब नो ऑप्शन, ठीक है ना? ऑब्लिगेट एरोब का मतलब है कि भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें एरोबिक ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना? अब ऑब्लिगेट एन एरोब का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई तुम्हारे पास ऑब्लिगेट का मतलब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें एन एरोबिक कंडीशन में ही काम करनी पड़ेगी, ठीक है ना? देखो, the extreme group is of obligate anaerobe that are represented by many prokaryotes belonging to आर्किया एंड यू बैक्टीरिया, है ना? आर्किया और जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो ऑब्लिगेट एनाएरोब में आते हैं और ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। आपको आपने लोअर क्लासेस से पढ़ा भी होगा थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है ना? अ, हेलोफाइल्स, बात हमें पता है, बाकी हमने 101 प्रीवियस ईयर में 2024 में हमने कराया भी था, ठीक है ना? They cannot tolerate oxygen and survive in specialized niche, ठीक है ना? नीचे, निके जो भी बोलना है आपको बोल लो। तो हाँ, ये ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाते। भाई नाम में दिया हुआ ही है, देखो ये कैसे होते हैं ये सारे, ये जो ग्रुप्स के लोग हैं प्रोकैरियोट्स में जो आर्किया और यूबैक्टीरिया होते हैं, ये ऑब्लिगेट एनाएरोब है। ऑब्लिगेट का मतलब भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें एनाएरोबिक कंडीशन में ही काम करना पड़ेगा। है ना? एरोबिक कंडीशन में ये काम नहीं कर सकते। तो मतलब कि एरोबिक कंडीशन को ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? इन फैक्ट ऑक्सीजन इज़ ए पॉइज़न फॉर देम, उनके लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी उनके लिए खतरनाक है, ठीक है ना? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है ना? इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट एनाएरोब, इनका एक एग्जांपल दिया गया है ऑब्लिगेट एनाएरोब का। क्लोस्ट्रिडियम नाम छोड़ो, क्लोस्ट्रिडियम इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसमें ऐसा क्या है कि भाई अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी तो ये काम नहीं कर पाएगा, ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम सॉरी बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर सम aerobic organism that can adapt to aerobic condition by shifting from respiration to fermentation। देखो कुछ अब तो 2 कंडीशन हमने पढ़ लिया कि ऑब्लिगेट एनाएरोब, ऑब्लिगेट एरोब। एक अब है फैकल्टेटिव एनाएरोब, ठीक है ना? एक है फैकल्टेटिव एनाएरोब। हुँ। अह, तो ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनिज़्म हैं, वो क्या करते हैं, वो एनएरोबिक कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? ये एरोबिक कंडीशन में भी काम कर सकते हैं और एनएरोबिक कंडीशन में भी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी काम कर सकते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी, ठीक है? This alternative mode is no doubt inefficient but the organism survive। हाँ, ये जो फैकल्टेटिव एनाएरोब वाला जो कंडीशन है, ये उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ, ऑर्गेनिज़्म सर्वाइव कर जाते हैं कि भा भाई ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, फिर भी ऑर्गेनिज़्म सर्वाइव कर जाएँगे। ऑक्सीजन की कमी है, मतलब कि ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है, फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। These organisms are called facultative anaerobe. For example, E. coli, yeast and human skeletal muscle। है ना? हमारी जो skeletal muscle है, वो भी facultative anaerobic कंडीशन में काम करती है। ठीक है? अगर ऑक्सीजन की है तब भी काम करेगी, अक्सर ऑक्सीजन अगर नहीं है फिर भी काम करती है। फैकल्टेटिव ऐसे याद रखना कि तुम्हारे पास एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, एक एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, ऐसे कुछ करके आप याद रख सकते हो, ठीक है ना? ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में आपको कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एक का याद कर लो, दूसरा तो याद चल ही जाएगा। ऑब्लिगेट का मतलब नो ऑप्शन, भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब तुम्हें एनारोबिक ही रहना पड़ेगा। ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव सॉरी सॉरी ऑब्लिगेट एरोब मतलब तुम्हें एरोबिक कंडीशन में ही काम करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? जो रेस्पिरेशन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। Differentiate between following pairs।
देखो ऑब्लिगेट सॉरी फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट एनारोब फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट ये तो आप आराम से कर पाओगे। ऑब्लिगेट नो ऑप्शन, ठीक है ना? ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब नो ऑप्शन तुम्हें एरोबिक कंडीशन में ही काम करेगी करनी पड़ेगी। फैकल्टेटिव एनारोब एरोब ये एरोबिक कंडीशन में भी काम कर सकते हैं और एनारोबिक कंडीशन में भी काम कर सकते हैं। कीमो ऑटोट्रोफ एंड कीमो हेटेरोट्रोफ ये तो सिंपल सा है, आप कर लेना। यहाँ पे टेबल में दिया हुआ भी है कीमो ऑटोट्रोफ और कीमो हेटेरोट्रोफ, है ना? इनका जो सोर्स ऑफ कार्बन होता है उसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको। यहाँ पे CO2 होता है और यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बाकी हालाँकि आगे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल देख लेना। हाइड्रॉक्सी इधर भी चल रही है, हाइड्रॉक्सिएशन इधर भी चल रही है, ठीक है ना? बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म की, ठीक है ना? बोला जा रहा है मेटाबॉलिज्म इज़ द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाबॉल जिसका मतलब होता है चेंज। हमें इन सब के बारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नहीं जानना, ठीक है ना? कोई काम की नहीं है। Metabolism is the sum of all enzyme catalyzed chemical reaction taking place in an organism, ठीक है ना? किसी जीव में होने वाली सभी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है ना? सबको मिलाकर के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सभी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को मिला करके एक साथ बोला जाता है कि हाँ, ये मेटाबॉलिज्म है, ठीक है ना? It is also called intermediary metabolism as a substrate goes through multiple intermediary steps to form end product। हमें पता है ऐसा तो नहीं होता कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, लेकिन बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट करके हमारा ऐसा टॉपिक होता है, टॉपिक नहीं पूरा पार्ट ही होता है जिसको हम अलग से पढ़ते हैं। हालाँकि एनसीईआरटी वाइज़ जाओगे तो नहीं होगा। जब आप किसी जैसे आप नीट या जेईई के लिए पढ़ रहे होगे, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, तो इसको अलग से पढ़ाया जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट करके। उसमें तो जीओसी पढ़ाई जाती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाई जाती है। आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ाई जाती है और एक नोमेनक्लेचर और एक हो गया आपका अरे स्टी स्टी स्टीरियोकेमी आइसोमेरिज़्म आइसोमेरिज़्म पढ़ाई जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं, ये सारे बेसिक टूल हो गए, इसके बाद चैप्टर को बढ़ा दिया जाता है। हैलो अल्केन, हैलो अरीन्स, है ना, कार्बोक्सिलिक हुआ, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं। ये तो हाँ, हमें इतना पता है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, हमें बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? इसीलिए मेटाबॉलिज़्म को इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज़्म भी कई बार कहा जाता है। हमें नहीं जानना, ये बकवास की चीज़ है, ठीक है? बस हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। The outcome of these interconnected pathway is to support the following, ठीक है? देखो अ, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 10 केमिकल रिएक्शन चल रही है। लेट्स सपोज़ हमने माना 10 केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये 10 केमिकल रिएक्शन एक-दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, एक-दूसरे से लिंक नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये सभी आपस में लिंक्ड है एक-दूसरे से। ऐसा नहीं होता कि पहला वाला रिएक्शन चल रहा है, ए से बी बन रहा है और इसको कोई मतलब ही नहीं है बाकी सबसे। ना, 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 बिल्कुल मतलब होता है। ठीक है ना? ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। कि पहले वाले का कुछ पहले वाले का कुछ जो कुछ इंटरमीडिएट काम में आ जाता है दूसरे वाले रिएक्शन के। चलती रहती है आपस में चीज़ें, इंटरकनेक्टेड रहती हैं। हालाँकि आप जब पढ़ोगे ग आपको थोड़ा बहुत तो पता ही भी होगा कि जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, उसके बाद हम C4 साइकिल में घुस जाते हैं, देन हम ETS में घुस जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। आपको एक तो एक चीज़ पता होगी आपस में कैसे लिंक्ड रहती हैं चीज़ें, ठीक है? कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सीख जाएँगे। The breakdown of complex biomolecule obtained from the environment into simpler usable compounds सबसे सिंपल है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारे जो हम इनटेक कर रहे हैं उसको ब्रेक करो और सिंपल कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करो। The efficient extraction of chemical energy of biomolecule into an ATP जो हमारे पास केमिकल एनर्जी मिली है उससे हम एटी जो हम केमिकल एनर्जी हमने क्या किया है, इनटेक किया है उसको हम कन्वर्ट कर दें एटीपी में, ठीक है ना?
कि हमने जो प्रोटीन लिया है, हमने जो फैट लिया है, हमने जो कार्बोहाइड्रेट लिया है एनवायरनमेंट से, हम उसको एनर्जी एनर्जी हम उससे एनर्जी निकाल के काम में नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हो? मान लो अभी शरीर को ज़रूरत है एनर्जी की, तो हम कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करके एनर्जी नहीं निकालने बैठेंगे, ठीक है ना? हम को क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करके एटीपी फ़ॉर्म कर लेंगे और जब भी अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम एटीपी को यूज़ करेंगे, ठीक है ना? हालाँकि हम द इनडायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को ही यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के लिए, लेकिन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है ना? In reducing equivalent for biosynthesis and other cellular activities, ठीक है ना? बाकी सेल में चलने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए भी हम जो केमिकल्स ले रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर से, हम जो केमिकल ले रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपने सेल्युलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल को सिंथेसाइज़ करने के लिए, जो हमें नीड है हमारी बॉडी की, ठीक है? सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर प्रिकर्सर समझते हो ना, किसी भी चीज़ को बनने के लिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है, लाइक अगर नॉर्मल एग्जांपल रोटी को बनाने के लिए आटा की ज़रूरत है, तो आटा एज़ इफ हम प्रिकर्सर बोल देंगे उस चीज़ को कि हाँ भाई ये प्रिकर्सर रह गया, ऐसा कुछ। तो कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल है, कोई कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, उसका उसको बनाने के लिए जो हमें छोटे-मोटे केमिकल चाहिए, तो हम बोल देंगे उसको प्रिकर्सर। तो सिंपल प्रिकर्सर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिंपल प्रिकर्सर से हम कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बनाएँगे, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर आएगा। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व्स, ठीक है ना? हम एनर्जी को रिज़र्व करते हैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए इन कंडीशन ऑफ एक्सेस। हालाँकि ये अभी आपको दिखाया जा रहा है मेटाबॉलिक मैप ऑफ इंटरमीडिएरी रिएक्शन ऑपरेटिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। डॉट इंडिकेट इंटरमीडिएरी इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे एंड द लाइन्स इंडिकेट द एंजाइम कैटलाइजिंग द रिएक्शन। जो लाइन्स है वो एंजाइम्स को दर्शाती है और जो डॉट है वो दर्शाते हैं इंटरमीडिएट्स इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है ना? लाइक अगर मान लो कि हम यहाँ से यहाँ कुछ था, वैसे तो बहुत गंदा सा डायग्राम है। यहाँ से हम घूमते-फिरते मान लो यहाँ पे आए। ये हमारे पास रिएक्टेंट था, ठीक है ना? सबस्ट्रेट था, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो बीच में ये जितने भी आपको डॉट दिख रहे हैं जो इस पाथवे में आए, तो हमारे क्या कहलाएँगे इंटरमीडिएट्स, ठीक है ना? डॉट्स क्या है इंटरमीडिएट्स और ये जो लाइन्स आपको दिख रही है, ये क्या इंडिकेट कर रही है लाइन्स? ये इंडिकेट कर रही है आपकी एंजाइम्स जो कैटालाइज़िंग के जो उस रिएक्शन को कैटालाइज़ करने में काम में लिया जा रहा है, ठीक है? Many of these pathways are interconnected through common intermediates। बहुत सारे क्या लगभग सारे ही दिखाई देते हैं, आपस में एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेटेड चल रही हो चीज़ें, ठीक है ना? जो रिएक्शंस है आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म सिंपल है, हमने अब तक थोड़ा बहुत तो जान ही रखा है क्या है, फिर भी देख लेते हैं। All metabolic reaction participate catab either in catabolism and anabolism or both। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो कैटाबॉलिक टाइप की हो सकती है, कैटाबॉलिज्म में हो सकता है, ये तो एनाबॉलिज्म हो सकता है, ये तो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। दी ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज इन मेटाबॉलिक पाथवे इज नेगेटिव। डेल्टा जी जो है ये फ्री एनर्जी वो कैसी रहती है, नेगेटिव। डेल्टा जी हमारी कैसी कैसी रहती है नेगेटिव रहती है, ये याद रखना। सिंपल सा बात है, मेटाबॉलिक पाथवे के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहती है। कैटाबॉलिज्म ग्रीक में कैटा का मतलब होता है डाउन एंड बैलिन टू थ्रो, इतना कुछ हमें नहीं जानना। ग्रीक में ऐसा कुछ वैसा कुछ नहीं, हमें नहीं इतना झेलना, कहाँ से बड़ा है कैसे आया, ऐसा करने लग गए तो अ, इतने सारे टर्म्स है ना, उनके क्या नाम है एग्जिस्टेंस को लेके ही बातें खत्म नहीं हो पाएंगी।
ठीक है ना? हम अपना सिलेबस क्या पढ़ेंगे, उनके एग्जिस्टेंस ही देखते रह जाएँगे कि भाई नाम कहाँ से आया, क्यों आया? हटाओ। Catabolism. Catabolism refer to reaction involved in the breakdown of a complex biomolecule such as carbohydrate, lipid, protein into simple molecules such as CO2, NH3 and H2O। कैटाबोलिज्म, कैटा का मतलब काटो, देखो यहाँ पे सम नाम से थोड़ा दिख रहा होगा। कैटा काटो, चीज़ों को तोड़ो, काटो, पीटो, छोटा कर दो और चीज़ों को काटने पे काटो किसको, कॉम्प्लेक्स चीज़ को ही काट के सिंपल करोगे। तो कैटाबोलिज्म चीज़ें यहाँ ब्रेक होती है, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल को आप ब्रेक करोगे और सिंपल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना? सिंपल मॉलिक्यूल सच एज़ CO2, NH3 एंड H2O, ठीक है? These reactions are energy generating and oxidative in nature। ऑक्सीडेटिव की हो ऑक्सीडेटिव नेचर की यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जनरेट हो रही है, ठीक है ना? इस रिएक्शन में ये जो कैटाबॉलिज्म है, इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है और ऑक्सीडेटिव नेचर का है ये कैटाबॉलिज्म, है ना? ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेटिव नेचर का है। और जस्ट इसका उल्टा आगे रहने वाला है, आगे देखिए। Some part of the energy releases is utilized for the synthesis of ATP। ये जो कैटाबॉलिज्म है, इनमें जो एनर्जी रिलीज होती है, कुछ हिस्सा यूज कर लिया जाता है इस एनर्जी का एटीपी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है ना? वैसे भी हमारा जो शरीर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर ले लो, ऑर्गेनिज्म की बॉडी ले लो, तो इतना एफिशिएंट है ही नहीं कि अगर 100% एनर्जी निकल रही है किसी चीज़ को ब्रेक करने पे, तो वो 100% को यूटिलाइज़ कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो वो उसका कुछ ही पोर्शन, बहुत छोटा ही पोर्शन यूटिलाइज़ कर पाता है, लेकिन इतना एफिशिएंट कोई सिस्टम है ही नहीं कि 100% एनर्जी को वो यूटिलाइज़ कर पाए, जो 100% एनर्जी रिलीज़ हो रही है कैटाबॉलिज्म के दौरान, ठीक है? सम पार्ट देखो बोला गया ना, सम पार्ट some part of energy releases is utilized for synthesis of ATP। थोड़ा ही कुछ ही पार्ट यूज हो पाता है एटीपी को फॉर्म करने के लिए। और रिड्यूस्ड एनर्जी कैरियर, एटीपी को बनाने के लिए, तो NADH को बनाने के लिए, NADPH को बनाने के लिए, FADH2 बनाने के लिए, ठीक है ना? एंड द रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट। बाकी एनर्जी जो है कैटाबॉलिज्म के दौरान जो एनर्जी निकली, बाकी जो एनर्जी है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो हीट के रूप में लॉस्ट हो जाती है, ठीक है ना? निकल जाती है। लेस apparent role of catabolism is to provide a variety of anabolic precursor। यहाँ पे बोला जा रहा है a less apparent role of catabolism is to provide the variety of anabolic precursor। देखो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, सोचो, कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? आप चीज़ों को तोड़ के, कॉम्प्लेक्स बायोमोलेक्यूल को तोड़ के सिंपल बायोमोलेक्यूल बना रहे हो। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? अब यही जो सिंपल बायोमोलेक्यूल है ना, इसी को जोड़ोगे आपस में और कोई आप अपना रिक्वायर्ड जो भी नीडेड है, ठीक है ना? जो भी नीडफुल जो भी ज़रूरत का बायोमोलेक्यूल है, उसको आप सिंथेसाइज़ कर पाओगे। वो ये प्रिकर्सर की तरह काम किया ना, ये जो आपने जो के दौरान, प्रोसेस के दौरान, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के दौरान जो सिंपल बायोमोलेक्यूल बने, अब यही सिंपल बायोमोलेक्यूल एज़ ए प्रिकर्सर काम करेंगे फॉर एनाबॉलिक रिएक्शन। वही बोला जा रहा है, ए लेस अपैरेंट रोल ऑफ कैटाबॉलिज्म इज़ टू प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ एनाबॉलिक प्रिकर्सर्स। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ देखो बोला जा रहा है कि फाइनली कैटाबॉलिक सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट इन नेचर, ठीक है ना? इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को समझना। कैटाबॉलिक सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट इन नेचर। आगे वाली लाइन देखो पहले। द TCA cycle is convergent cycle for the complete oxidation of carbon। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन को, कैटाबॉलिज्म को कन्वर्जेंट नेचर का बताया जा रहा है। क्यों? देखो, आप जब कार्बोहाइड्रेट का जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट समझते हो ना यार, इवोल्यूशन में भी ये टर्म है कन्वर्जेंट, ठीक है ना? बाकी रे अगर आपने रे ऑप्टिक्स पर रखा है तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब पता होगा, ठीक है? तो वही लॉजिक लगा दें यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट
फैट, प्रोटीन, 3 डिफरेंट बायोमोलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करोगे आप थ्रू ग्लाइकोलिसिस तो आपको पाइरूवेट मिलेगा। पाइरूवेट को फिर हम आगे क्या करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर लेते हैं थ्रू थ्रू लिंक रिएक्शन पता होगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो याद होगा नहीं तो हम देखेंगे अभी सभी सब पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस को दोबारा से पढ़ेंगे हम। पीसीएस साइकिल सब पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कार्बोहाइड्रेट से हम एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिए। अब यहाँ पे देखो फैट अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन टू यील्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए मतलब कि फैट का अगर आप बीटा ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये भी एसिटाइल कोएंजाइम ए ही बनाएगा। अरे वाह! प्रोटीन, प्रोटीन आपका डीअमीनेशन प्रोटीन में से अमीनो ग्रुप निकालो, ठीक है ना? प्रोटीन में से अमीन ग्रुप निकालो, ठीक है ना? NH2 निकाल दो। डीअमीनेशन अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट्स लाइक पाइरूवेट और इस पाइरूवेट को वापस से आप आगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देते हो। तो फाइनली आप देख क्या पा रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट से भी हम एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिए, ठीक है ना? इसका कैटाबॉलिक रिएक्शन करा लिए। कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म कराओगे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। फैट को भी तोड़ोगे तो कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोटीन को भी तोड़ के आप एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही बोला जा रहा है कैटाबॉलिक सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट इन नेचर। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल को तोड़ के हम एक सिंपल कॉमन बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। Yeah. मान लो आपके पास हजार टाइप के बायोमोलिक्यूल थे, आपने तोड़े। अब जो आपके पास बायोमोलिक्यूल बने, मान लो आपने उसको तोड़े भुजा तोड़ा आपने, ठीक है ना? अब आपको लास्ट फाइनली देखने को मिल रहा है कि अब जो छोटे-छोटे बायोमोलिक्यूल जो सिंपल बायोमोलिक्यूल है, वो 1000 टाइप के नहीं है, वो बस 100 टाइप के हैं। समझे आप? मैंने बोला आपको 1000 टाइप का मैंने कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल दिया आपको। मैंने बोला उसको तोड़ो, तोड़ो और सिंपल फॉर्म में लाओ। सिंपल फॉर्म में लाते आपने लास्ट में हम देखे भाई बोले अब रुक जाओ अभी थोड़ा देर। हम देख रहे हैं भाई ये अभी जो है आपके पास 1000 टाइप के नहीं बचे अब। अब जब आपने इसको तोड़ा, तोड़ने पे तो चीज़ें तो ज़्यादा हो गई। लेकिन टाइप में की बात कर रहा हूँ मैं टाइप की, तो टाइप बस 100 टाइप की है। समझ रहे हो? तो कन्वर्जेंट नेचर का होता है ये। द टीसीएस साइकिल इज़ ए कन्वर्जेंट साइकिल फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। जब हम टीसीएस साइकिल पढ़ेंगे तब थोड़ी देखेंगे। अभी तो हालाँकि इस पे ज़्यादा बात हो नहीं सकती है, ठीक है? एनाबॉलिज्म on the other hand is involved in step-by-step biosynthesis of simple and complex biomolecule starting from simple precursor simple precursor को जोड़ के सिंपल बायोमोलिक्यूल भी बनते हैं और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल भी बनाए जाते हैं ठीक है ना anabolic pathway are generally divergent and depend on a source of energy that is made available in the form of activated precursor or ATP आप एटीपी प्रोवाइड कर दो या तो कोई एक्टिवेटेड प्रिकर्सर जिसके थ्रू आप एनर्जी ले सको, ठीक है ना? मोस्टली एटीपी ही यूज़ करते हैं हम, ठीक है? तो एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है ना, आपके पास सिंपल बायोमोलिक्यूल है, उसको जब आप जोड़ोगे तो आप डिफरेंट-डिफरेंट अ, जैसे कि अब मैं बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ए टू लेके जेड अल्फ़ाबेट है आपके पास, ए से लेके जेड अल्फ़ाबेट। अब मैंने बोला जोड़ो इनको, इनको जोड़ के आप करोड़ों, अरबों अरे अनगिनत अनगिनत आप वर्ड्स बना सकते हो। अनगिनत चीज़ें वर्ड्स आप समझ रहे हो ना? अनगिनत चीज़ें बना सकते हो। अगर मैं यही 26 के 26 26 अल्फ़ाबेट अगर मैं आपको दे दूँ, 26 लेटर्स मैं आपको दे दूँ, है ना? 26 लेटर से आप अनगिनत वर्ड्स बना सकते हो। मैं वही बोल रहा हूँ, सिंपल-सिंपल बायोमोलिक्यूल दिए मैंने, ठीक है ना? उनको जोड़-जोड़ के आप डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, सिंपल बायोमोलिक्यूल भी बना सकते हो, ठीक है ना? तो ये डाइवर्जेंट नेचर का है। हमारे पास थे 26 अल्फ़ाबेट लेकिन जोड़ के हमने बहुत सारे बना दिए। वही देखो बोला जा रहा है एनाबॉलिक पाथवे आर जनरली डाइवर्जेंट एंड डिपेंड ऑन ए सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे एनर्जी लगती है चीजों को जोड़ने में एनर्जी लगती है तोड़ने में कोई एनर्जी नहीं लगती ठीक है ना तोड़ोगे एनर्जी रिलीज होती है ठीक है ना सिस्टम को ऐसे समझो तोड़ोगे तोड़ने का मतलब क्या होता है बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहे हैं ना तोड़ने का मतलब क्या तोड़ रहे हो बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और बॉन्ड ब्रेक करने पे एनर्जी रिलीज होती है इतनी ये बेसिक केमिस्ट्री है ठीक है ना Anabolic pathway are generally divergent and depend on a source of energy जो कि अवेलेबल होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड प्रिकर्सर्स होंगे कोई ये तो एटीपी होंगे मोस्टली एटीपी रहता है दे ऑल्सो हैव वन और मोर स्टेप रिक्वायरिंग ए सोर्स ऑफ रिडक्टेंट ठीक है ना
हो सकता है एक से ज़्यादा स्टेप में ये प्रोसेस चल सकती है, ठीक है ना? एक या एक से ज़्यादा स्टेप्स हो सकती है, ठीक है? और अ, कोई रिलक्टेंट मतलब कोई ऐसा केमिकल स्पीशीज़ जो आके यहाँ पे एज़ ए रिडक्टेंट का काम करे, चीज़ों को रिड्यूस कर सके, ऐसा कुछ, ठीक है ना? वो इधर रिक्वायर्ड होती है थोड़ी बहुत। एन एनाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज़ेस द ऑर्डर ऑफ सिस्टम। एनाबॉलिक प्रोसेस से क्या होता है, सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज़ होता है, ठीक है?